हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। लेकिन स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें समझना होगा डीएनए यह क्या है, व्हाट इज़ ए डीएनए। तो डीएनए जो है एक मॉलिक्यूल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भेजने के लिए। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाती है, उसी की वजह से ऑफस्प्रिंग में हमें कई कैरेक्टर जो है पेरेंट की जैसे ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि किसी के बच्चे का जो चेहरा है वो उसके पेरेंट्स के जैसा ही रहता है। तो ये जो सिमिलरिटीज़ आती है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच, यह लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए, क्योंकि वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भेजता है और वैसी सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिलती है। डीएनए जो है एक यूनिक आइडेंटिटी देता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को। वरना सभी ऑर्गेनिज्म तो सेम ही होते हैं। अगर सभी के डीएनए सेम होते तो सभी ऑर्गेनिज्म जो है एक जैसे ही दिखते, सभी ह्यूमन जो है एक जैसे दिखते। लेकिन डीएनए जो है अलग अलग होने के कारण किसी का भी डीएनए मैच नहीं होता, इसीलिए सबको एक यूनिक आइडेंटिटी मिली है। जैसे कि आधार कार्ड का किसी का भी नंबर लगभग सेम नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है एक आइडेंटिटी देता है इंडियन ह्यूमन को। तो उसी तरह डीएनए जो है एक ह्यूमन को, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिटी देता है कि वो यूनिक है। तो डीएनए जो है सबसे पहले देखा मिस्चर नाम के साइंटिस्ट ने 1869 में, जब वो वाइट ब्लड सेल्स पर रिसर्च कर रहा था, तब उसने डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखा। बाद में जब वाटसन एंड क्रिक ने रिसर्च की, तब उन्होंने कंप्लीट डीएनए के बारे में बताया। डीएनए जो है एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब जो वैटसन एंड क्रिक ने डीएनए ढूंढ के निकाला था, वो यह डीएनए जो कि बी फॉर्म था। कई फॉर्म्स होते हैं डीएनए के, ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म। तो जो वैटसन एंड क्रिक ने ढूंढ के निकाला वो था बी फॉर्म। तो डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? तो डीएनए जो है सेल्स में प्रेजेंट रहता है। सेल्स में जो न्यूक्लियस है वहाँ पर क्रोमोसोम के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो क्रोमोसोम क्या है? तो क्रोमोसोम जो है एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है डीएनए का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, जिसे कि हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब डीएनए बाइंड हो जाता है तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। और नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम साथ में आकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्रोमोसोम के फॉर्म में न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट रहता है और वही जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भेजता है। जैसे कि हमने पढ़ाई है, हमारे जो ह्यूमन हैं उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। तो यही है डीएनए का कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड रहता है। अगर ये जो क्रोमोसोम है इसको हम अनकॉइल्ड कर दे, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर में ला दे, तो डीएनए जो है हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो डीएनए यह नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है। नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी कि क्या? तो नंबर ये जो है एक न्यूक्लियोटाइड्स है और ऐसे कई हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स साथ में आकर जो है कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर बना है। तो डीएनए जो है एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। दो स्टैंड डीएनए में प्रेजेंट्स रहते हैं, ये एक स्टैंड और दूसरा ये स्टैंड। तो ऐसे दो स्टैंड प्रेजेंट रहते हैं और इन दो स्टैंड के बीच में जो बॉन्डिंग्स रहती है वो रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है डीएनए। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में क्या प्रेजेंट रहता है? तो 3 कंपोनेंट से डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक है नाइट्रोजन बेस, दूसरा है शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। तो नाइट्रोजन बेस जो है 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन जो है यह 9 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर है और पायरिमिडिन जो है यह 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर है। तो प्यूरिन में आते हैं ग्वानिन और एडेनाइन, जिससे कि हम प्यूगा भी कह सकते हैं याद रखने के लिए, प्यूगा यानी कि ग्वानिन और एडेनाइन। और पायरिमिडिन में आता है साइटोसाइन, यूरासिल और थायमिन, जिसे कि हम पाइकट नाम से भी याद रख सकते हैं। और अब 4 नाइट्रोजन बेस जो है डीएनए के कंप्लीट स्टैंड में प्रेजेंट्स रहते हैं, एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। थायमिन जो है डीएनए में प्रेजेंट रहता है। अगर हम आरएनए की बात करें तो वहाँ पर जो है यूरासिल प्रेजेंट रहेगा, थायमिन एब्सेंट रहेगा।
अगर डीएनए की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है थायमिन प्रेजेंट रहेगा, यूरासिल अब्सेंट रहेगा। अब बात करते हैं शुगर के बारे में। तो दो तरह की शुगर्स होती है, एक होती है राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट रहती है। इसे डीऑक्सीराइबोज क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं राइबोज शुगर में ओ ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है ओ ग्रुप अब्सेंट है। तो ये ओ ग्रुप यहाँ से रिमूव कर दिया है, इसीलिए इसे डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। अब ये जो डीऑक्सीराइबोज का जो स्ट्रक्चर है इसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, क्योंकि 5 मेंबर रिंग का यह स्ट्रक्चर है। 5 मेंबर में 4 जो कार्बन एटम्स है वो रिंग में प्रेजेंट रहते हैं और 5th नंबर का कार्बन एटम जो है वो रिंग के बाहर प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहता है। तीसरा जो कंटेन है वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है कई नेगेटिव चार्ज के साथ प्रेजेंट रहता है, जो कि 5th नंबर के कार्बन एटम के साथ यहाँ पर शुगर से बाइंड रहता है, जो कि हम आगे देखने ही वाले हैं। तो ये जो है फॉस्फेट ग्रुप ही है जो कि डीएनए को एसिडिक नेचर देता है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नाइट्रोजन बेसिस और ये है पेंटोज शुगर, और ये आप जो सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है फॉस्फेट ग्रुप, और ये है कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक न्यूक्लियोटाइड, इसे आप यहाँ पर रख के देख सकते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, बाद में सेकंड न्यूक्लियोटाइड, बाद में थर्ड न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन बेस अलग अलग तरह के होते हैं। कभी यहाँ पर एडेनाइन रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कभी यहाँ पर ग्वानिन रहेगा, कभी थायमिन रहेगा, कभी साइटोसाइन रहेगा। अगर डीएनए की हम बात करते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐसे बनता है, और जब दो न्यूक्लियोटाइड साथ में आके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उसे हम कहेंगे बेस पेयर। अब यहाँ पर एडेनाइन और थायमिन के बीच में जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और जब यह दो न्यूक्लियोटाइड साथ में आ जाते हैं तो एक बेस पेयर बनती है, और नंबर ऑफ बेस पेयर जब साथ में आते हैं तो कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, जिसे कि हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अब जो ये न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस है जो कि बेस पेयर बनाते हैं, तो एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ बेस पेयर बनाएगा, यानी कि बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, जो कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है, और एडेनाइन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड रहता है। ऐसा नहीं कि एडेनाइन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड कर लेगा और ग्वानिन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ऐसा नहीं होता। ये कब होगा? म्यूटेशन के केसेस में। कॉमन पेयरिंग में हमें यह केस देखने को नहीं मिलता। हमेशा एडेनाइन थायमिन के साथ और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, और ऐसे जो है बेस पेयर बनती है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये हेलिकल रहता है, और राइट हैंडेड स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, राइट हैंडेड बी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हमें कई ग्रूव्स देखने को मिलते हैं जो कि डीप और नैरो है। तो दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, माइनर मेजर, ऐसे दो तरह के ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। जो ज़्यादा डीप रहता है उसे हम कहेंगे मेजर ग्रुप, और जो कम रहता है उसे हम कहेंगे माइनर ग्रुप। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीज़ों से बना हुआ रहता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अगर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अब्सेंट रहता है तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस और शुगर सिर्फ प्रेजेंट रहता है तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसके साथ में तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम को अटैच है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है वो रहती है बी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है यह 5th नंबर के कार्बन एटम को प्रेजेंट रहता है, जो कि रिंग के बाहर रहता है, उसके साथ बाइंड रहता है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है उसे हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैसे बाइंड होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd नंबर का जो कार्बन एटम है वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd नंबर का कार्बन एटम जो है फॉस्फेट ग्रुप को लेकर 5th नंबर के कार्बन एटम के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है,
और ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड साथ में आते हैं और कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्टैंड है, यह एंटी पैरेलल रहते हैं। ये ऐसी डायरेक्शन में है और ये जो है रिवर्स डायरेक्शन में है। यहाँ पर जो है 5' to 3' यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, 5' to 3' और यहाँ से 3' to 5' रहेगा। इसी को हम कहेंगे एंटी पैरेलल स्टैंड। तो यह रहा कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं डीएनए के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। तो 3 तरह के फॉर्म्स हमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो है बी फॉर्म। ए फॉर्म और बी फॉर्म जो है वो राइट हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है और जो जेड फॉर्म है वो लेफ्ट हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो है बी फॉर्म, जो कि वैटसन एंड क्रिक ने ढूंढ के निकाला था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको डीएनए का स्ट्रक्चर और उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो आप समझ गए होंगे। ऐसे कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।